नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है 12 बजे 12 खबर में। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आज हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक्सियोम की सफल लॉन्चिंग हो गई है, यानी राकेश शर्मा के बाद शुभांशु दूसरे वो शख्सियत होंगे जो अंतरिक्ष पर जाएंगे, बल्कि उड़ान भर चुके हैं। 6 बार ये मिशन टला था, लेकिन अभी गुड न्यूज आई है। जाहिर सी बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका माहौल भी दिख रहा होगा, क्योंकि अखंड जहां से मौजूद है वहीं के शुभांशु रहने वाले भी हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है और गुड न्यूज है, सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। शुभांशु की उड़ान, मुट्ठी में पूरा आसमान जो देखने को मिल रहा है। अखंड क्या स्थिति है, और जब मैं कहूंगा तो आप मोर्चा भी संभाल लीजिएगा, इसलिए पूरा आप जुड़े रहिएगा वहां पर, चूंकि आज उत्तर प्रदेश के साथ देश के लिए बहुत गौरवान्वित वाला पल है। लेकिन जो जन्मभूमि का लगाव होता है वो अलग ही लगाव होता है। तो शुभांशु तो आपके लखनऊ के हैं। बिल्कुल राहुल, लखनऊ के लिए गर्व की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मेरे ठीक पीछे भारत का इस शान से जो लहराता हुआ झंडा है, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। कहीं ना कहीं आज इस भारत के इस झंडे की भी शान है, क्योंकि 1984 के बाद 41 साल बाद कोई दूसरा जो एस्ट्रोनॉट है वो जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और लखनऊ के लिए इसलिए गर्व की बात है क्योंकि राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो शुभांशु शुक्ला है वो आज ऊंची उड़ान भर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एयरफोर्स जो हमारी है उसके ग्रुप कैप्टन है और आज एक पायलट की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे वहां पर। एस्ट्रोनॉट वहां पर जिस तरीके से वो भूमिका निभाएंगे, एक बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें, अलीगंज के निवासी है शुभांशु, और पूरा मोहल्ला जो है अलीगंज जो कहें, उसको पूरे मोहल्ले उनके कटआउट से, होर्डिंग से पाट दिया गया है राहुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सीएमएस में जो स्कूल जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी अपनी, वहां पर इसके लिए बहुत बड़ा आयोजन है। वहां पर तमाम जो एलईडी स्क्रीन पर उनके माता पिता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही उनकी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए माता पिता ने पूजन का आयोजन किया था, और पूजा के साथ उनके इस कार्यक्रम की सफलता के लिए तमाम वहां पर जो लोग थे वो भी मौजूद थे। माता पिता में बहुत खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी। साफ तौर पर कह रहे थे कि ये हमारे लिए गर्व का पल है और पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से 6 बार ये स्पेस का जो मिशन था ये टल गया, लेकिन आज एक सफलता हाथ लगी है और आज ये उड़ान भर चुकी है। 28 घंटे बाद कल शाम 4:30 बजे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए और पूरे देश के लिए गौरव करने वाली बात है। साथ ही साथ हमारे, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ के निवासी हैं, तो हम सभी के लिए बहुत गर्व करने वाली बात है राहुल। बिल्कुल गर्व करने वाली बात है ये, और होना भी चाहिए। हमारे सभी संवाददाताओं को एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, आदर्श गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, अवनीश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सारे संवाददाताओं को एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए, इनसे बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा गौरवान्वित वाला पल हमारे लिए ये है कि एक्सियोम 4 का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो गई है, और राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला वो दूसरे शख्सियत हैं, दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मिशन से वैज्ञानिक और अनुसंधान को प्रगति मिलेगी, और इसके ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, और वो अलीगंज के रहने वाले हैं, लखनऊ के अलीगंज के रहने वाले हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग के चेहरे पर जरा मुस्कुराहट ज्यादा है, और होना भी चाहिए भाई। कहा जाता है मुस्कुराइए। अखंड, आप लखनऊ में हैं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अखिलेश यादव क्यों मुस्कुरा नहीं रहे भाई? क्या वजह है? अखिलेश यादव क्यों ये कह रहे हैं कि एक कानून बना दिया जाए? अब कथा कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इस पे क्या कानून बनेगा? क्या जातिवादी की राजनीति की अब पराकाष्ठा हो रही है? अखिलेश यादव का वो बयान जरा सुना देते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद आगे बात करेंगे। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीडी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीएस समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीएस समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान
दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल अखिलेश यादव ये क्या कह रहे हैं? अखंड ये कह रहे हैं कि इस पे नियम कानून बना दिया जाए, और दूसरी बात अगर पीडीए वाला चढ़ावा दे तो स्वीकार न करें। क्या इसको लेकर राजनीति हो रही है अब? बिल्कुल राहुल, बहुत तेज राजनीति हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि जहां यादव समाज की बात आती है, अखिलेश यादव फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आते हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर हो या फिर यहाँ पर कथावाचकों की पिटाई से जुड़ा हुआ मामला हो या उनके साथ बदसलूकी का मामला हो, बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। जिसने भी किया है बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। ये दुर्व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, उसको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बट कुछ बट लोगों की बट गलती बट की बट सजा क्या अखंड सारे समाज अखंड को दी अखंड जा अखंड सकती है? इंटरप्ट मैं करना चाह रहा हूं, क्योंकि जी ठीक है, अच्छी बात है, दूसरे धर्म के लोगों को भी वेदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, वो कथा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जाति को छुपाएंगे भाई आप? जाति छुपा कर क्यों करेंगे? इस सच से क्यों छिपाया जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा है ये सच? इस सच को भी सामने लाना चाहिए अखंड, कि आपकी जो जाति है, आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आपको वेदों का ज्ञान है, आप कर सकिए, आप करिए, आप कर्म कांड कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कराइए, कथा वाचन कीजिए। लोग कर रहे हैं, बहुत सारे कथा वाचन कर रहे हैं। उमा भारती को आप देख लीजिए, दूसरे साधु संतों को देख लीजिए। एक एक हमारा मित्र ही है शांतनु सिंह बिसेन, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े, मेरे 1 साल के वरिष्ठ है, वो कर रहे हैं ठाकुर जाति से। लेकिन आप अपने अपनी जाति छिपाकर कर्मकांड करेंगे, पूजा पाठ करेंगे अखंड, ये तो सही नहीं है ना। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप सच में सही होते तो आपको 2 आधार कार्ड एक ही नंबर के बनवाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? आपकी जाति छिपाने की आवश्यकता क्यों राइट। पड़ती? अगर ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है राहुल कि उन्होंने जाति छिपाई है, तो ये भी तो बताना चाहिए कि आखिर जाति छिपाने की वजह क्या थी। उन्हें बताना चाहिए और अपने कार्ड में लिखवाना चाहिए था, तो उसमें बुराई क्या है? दूसरी एक और बात राहुल बता दें, उसमें जोड़ने वाली बात है कि एक महिला ने एक शिकायत दर्ज कराई है, एसएसपी के सामने वो बात की है। उसमें साफ तौर पर बोला है उन्होंने कि वहां पर उनके साथ बदसलूकी, उनके साथ बदतमीजी की गई थी इन कथावाचकों के द्वारा, जिसके बाद वहां के जो कुछ लड़के थे उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल कहीं से भी उन्होंने भी बोला ये बिल्कुल भी गलत है, जो चीज घटना घटित है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे लोगों को या पूरे ब्राह्मण समाज को, सभी को एक साथ जोड़कर देख लिया जाए। सम्मानित किया गया, अपनी जगह है, आप सम्मान कर रहे हैं, लेकिन गलत है कहीं ना कहीं राहुल। इससे ऐसे समाज में कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। यादव समाज बिल्कुल एक अलग बिल्कुल भूमिका में गलत है है। और ब्राह्मण समाज एक अलग जो भूमिका हुआ में है। जी जो हुआ उनके साथ वो नहीं होना चाहिए। जाति बदलकर जो कथा सुना रहे थे उनके साथ वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और इसकी IBC 24 यूपी निंदा करता है जो उनके साथ हुआ है। बट जो आपकी जाति, उस जाति को सम्मान के साथ बताइए भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्ञानेंद्र, क्या खबर है प्रतापगढ़ से? बिल्कुल राहुल, देखिए आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रतापगढ़ आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में इनका जो है कुछ ही घंटों का दौरा है। पहला तो सबसे पहले एक पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तीखे सवालों का पत्रकारों का जवाब देंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर देखा जाए तो तुलसी सदन, जो नगर पालिका के स्थित एक हॉल है, वहां पे एक कार्यक्रम है, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान और आपातकालीन पर संगोष्ठी है। तो देखिए हर पूरी यूपी में हर जगह इस संगोष्ठी को मनाया जा रहा है। उसके बाद डिप्टी सीएम जो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज, सबसे बड़ी चीज देखी गई है कि लगातार सवालिया निशान समाजवादी पार्टी पर ही खड़े होते रहे हैं कि अव्यवस्थाएं, कार्यकर्ता अव्यवस्थाएं बड़ा करते हैं। लेकिन आज फिर से समाजवादी पार्टी के ही रूप में बीजेपी के कार्यकर्ता एक तरीके से दिख रहे हैं कि अधिकारी जिनको मना कर रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिगत कि आप अंदर मत जाइए हेलीपैड तक, तो हर एक जो है कार्यकर्ता हेलीपैड तक जाना चाह रहा है। मैं हेलीपैड के पास ही मौजूद हूँ, मुझसे यहाँ से तकरीबन 150 मीटर पे हेलीपैड है और कुछ ही देर में यहाँ पे डिप्टी सीएम लैंड होने वाले। लेकिन हर कोई उनके साथ गाड़ी लगाना चाह रहा है, हर कोई हेलीपैड पे जाना चाह रहा है। अधिकारियों ने एक लिस्ट तैयार की हुई है, लेकिन लगातार कार्यकर्ता का जमघट हो गया है। अब एक चीज, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वहां कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये नहीं समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी चीज यही है राहुल।
धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, आपका धन्यवाद है। और खबर को पूरी तरह से कवर कीजिए। हमारे साथ इंद्रवीर भी हैं। इंद्रवीर, आज की बड़ी खबर कौन सी है आपके रायबरेली से? देखिए राहुल, आपको बता दूं, रायबरेली की नहीं है, पूरे प्रदेश की खबर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक खबर निकल के प्रदेश सरकार ने फरवरी 2024 में एक जो है पुलिस भर्ती निकाली। उस पुलिस भर्ती लीक होती है फरवरी 2024 में, और वापस से सरकार इसको लेकर के एकदम सशक्त होती है, और सरकार जो है प्रदेश की, उसने जो है वापस से पुलिस भर्ती निकाली, और उस पुलिस भर्ती हो गई। और अभी हाल में ही देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे, और उन्होंने 60,244 जो आरक्षी थे उनको जो है नियुक्ति पत्र भेज दिया। लेकिन एक मामला ताजा जो है निकल के सामने आया है, ये गोंडा जिले का है, लेकिन रायबरेली से भी कनेक्टेड है। क्योंकि एक युवक जो है वो पहुंचा है फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर, पुलिस की ट्रेनिंग करने पहुंचा था। गोंडा रायबरेली का रहने वाला युवक था, थाना गदागंज क्षेत्र का रहने वाला था। पूरा नाम इनका जो है वो है शुभम उदय भान। इनके पिताजी का नाम इनका नाम शुभम है, पिताजी का नाम उदय भान। थाना गदागंज क्षेत्र के ये आरक्षी थे, और ये फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर के वहां पे गए। और जब उत्तर प्रदेश शासन में जो गाइडलाइन है उनके तहत, जो वहां पे गोंडा के एसपी है उनके निर्देशन में जब पेपर जो है चेक किए जा रहे थे, उसमें इनका जो है कुछ पुलिस को वहां पे डाउट हुआ, और जब डाउट हुआ तो इनके कायदे से सघनता के साथ इनका पेपर चेक किया गया, और इनको वहां पे वो जितने भी डॉक्यूमेंट थे नियुक्ति के हिसाब से, वो सब फर्जी इन्होंने बनाए थे, या जहां से ये कलेक्ट किए थे उनके ऊपर भी जांच चल रही है। खैर कि कहां से तुमको ये पेपर मिले, क्या था पूरा मामला, उस पर जांच चली। लेकिन इनको गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया है, और ये बड़ी खबर है रायबरेली, और ये पूरे प्रदेश के लिए बड़ी खबर। जिस तरीके से एक युवा क्या परेशानी रही, किस वजह से इन्होंने ये ऐसा किया, अभी ये मामला निकल के नहीं आया। और इस पे रायबरेली पुलिस से भी और गोंडा पुलिस से भी IBC 24 की कल रात में बात हुई, अभी तक इस पे जांच चल रही है। दोनों जिले की टीमें, ये पुलिस ये कह रही है कि आने वाले समय में निकल के एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आखिर इस युवक ने ये फर्जी नियुक्ति पत्र इसको कहां से मिला, ये बड़ा सवाल, और किस वजह से इसने ये ऐसा किया। क्योंकि और सबसे बड़ा सवाल इसमें पुलिस के ऊपर भी राहुल उठता है। क्योंकि जब आपकी प्रक्रिया हो गई, नियुक्ति पत्र मिल गया, तब पुलिस ने वेरीफाई, तब भी तो वेरीफाई होता है। तो ये बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी है। इंद्रवीर जी, पुलिस जी, पर ही सवाल है भाई, पुलिस पर ही सवाल है, जी, सीधा सीधा। जी, जी, कैसे जी, फर्जी नियुक्ति पत्र मिला भाई इसको? जी, कोई भी नियुक्ति पत्र लेना चाहेगा, कौन है नियुक्ति पत्र देने वाला? नहीं बताएं ना। जी, डीजीपी साहब, माननीय डीजीपी साहब उत्तर प्रदेश, IBC 24 उत्तर प्रदेश आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि कहां ये फर्जी नियुक्ति पत्र बट रहा है सर? कहां बट रहा है और क्यों बट रहा है? ये देखिए, लगाम लगाइए सर, नहीं तो उत्तर प्रदेश वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन असली पुलिस है, कौन नकली पुलिस है ना? डीजीपी साहब, जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। एक मिनट इंद्रवीर, एक मिनट बात करने दीजिए ना, 1 to 1 बात हो रही है तो सुनने तो डीजीपी साहब भी। समझ रहे हैं ना, नकली और असली पुलिस में कंफ्यूजन हो जाएगा सर, तो ये कंफ्यूजन ना हो ना, क्लियर है? हाँ, आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए जरा आप इंद्रवीर। मैं यही कह रहा था राहुल कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने और राजीव कृष्णा जो अभी डीजीपी लैंड ऑर्डर बने हैं उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है कि साफ तरीके से, स्वच्छ तरीके से, और वो भी फील्ड पे IBC 24 ने भी कवर किया है। हमारे जो संवाददाता लखनऊ में, उन्होंने भी कवर किया था, ग्राउंड से जाकर के ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। साफ क्या कहना, आराम से मैं जान रहा हूं आप कार पे हैं, जल्दी कहीं जा रहे हैं, लेकिन आराम से बताइए ना भाई। एक्चुअली खबर पे जा रहा हूँ जी। उनका ये कहना है कि हम निष्पक्ष भर्ती करा रहे हैं और जांच करके करा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, ये तो एक जिले का भी निकल गया है, और सूत्रों की माने तो कई ऐसे जिलों में ऐसी धांधलियां इस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में की गई है राहुल। और भी अभी सूत्रों की माने तो और भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है, या जो ये फर्जी नियुक्ति पत्र। इंद्रवीर थोड़ा रुकना चाहिए। अभी धांधली हुई या नहीं हुई है, ये हमारा प्रश्न भी नहीं है। क्लियर कर देना चाह रहा हूं मैं अपने दर्शकों को, अभी एक मामला आया है फर्जी नियुक्ति पत्र का, इसका जवाब दे देना चाहिए माननीय डीजीपी महोदय को। क्लियर बात है, हम ये नहीं कह रहे कि धांधली हुई है सर, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके पास ये नियुक्ति पत्र पहुंचा कैसे, इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना सर।
हम नहीं कह रहे धांधली हुई है, फिर क्लियर कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर ने बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूं धांधली नहीं हुई है, मान रहा हूं। बट नियुक्ति पत्र कैसे मिला और इसका जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद तो हम लोगों को कहना पड़ेगा, क्योंकि हम डंके की चोट पर पत्रकारिता करते हैं सर, हम लोग खुल के पत्रकारिता करते हैं, ये मेरा काम है ना। अवनीश बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर है कानपुर के, सोच रहे हैं कि हमारा मौका कब आएगा। राहुल जी बोले जा रहे हैं भाई, हाँ, इंद्रवीर ही बोले जा रहे हैं, अखंड ही बोले जा रहे हैं, ज्ञानेंद्र ही बोले जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अवनीश अवस्थी भी बोले भाई, कानपुर की बात बताएं। देखिए राहुल, एक बहुत ही दर्दनाक एक हादसा हुआ है यहाँ पर। लगभग 18 वर्ष का एक युवक है जिसने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मामला कुछ इस तरीके से कि रावतपुर यहाँ पर थाना क्षेत्र है, जहाँ पर 12वीं का जो एक छात्र है, उसने बर्तन, जब उसकी माँ कहती है कि वो थोड़ा बीमार थी, उसने कहा कि जो घर के बर्तन है वो साफ कर दे। इस पे नाराज होकर के, जो अभी तक मामला जो बताया जा रहा है, नाराज होकर के उसने अपनी माँ को ही गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और उसको घर के बेड में जो है उसके अंदर जब बंद कर दिया, तो जब छोटा बेटा लगभग 3 बजे के आसपास जब घर आता है और पूछता है कि माँ कहाँ है, तो काफी देर तक जब माँ नहीं मिलती है, तो वो जब बड़े भाई से जब जो है वो जोर जबरदस्ती करता है, तब पता चलता है कि माँ को उसके बेड के अंदर घुसे जो है कहीं ना कहीं उसने हत्या करके उसको वहां पर कर दिया है। जब उसके बाद में जब पुलिस आती है, बड़े बेटे को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि उसने ये बताया है कि माँ के नाक से खून आ रहा था, जिसके बाद सबको कहीं ये शक ना हो जाए कि मैंने ही इनको कुछ किया है, तो तभी मैंने इनको गला घोट करके मार दिया। फिलहाल जो ये मामला है, ये बिल्कुल दिल दहलाने वाला है कि जिस तरीके से लगातार जो है इस तरीके के मामले आ रहे हैं, कहीं माँ बेटे को मौत के घाट उतार रही है, अब जो बेटा है माँ को मौत के घाट उतार रहा है, कहीं ना कहीं ये मामले लगातार जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं। राहुल, धन्यवाद अवनीश इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका। हाँ आदर्श, क्या खबर है आज की हरदोई से? जी राहुल जी, आज हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आज हम हरदोई मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर 100 बेड हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर हम खड़े हैं। अब आए दिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मरीजों की, तो मरीज जो है कहीं कभी ठेला पर आते हैं, कहीं मरीज जो है ऑटो पर आते हैं, कहीं रिक्शा पर आते हैं, कभी गोदी पर आते हैं, कभी साइकिल पर आते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर सीएमओ भी बैठते हैं, जहाँ पर यहाँ पोस्टमार्टम भी होता है, जिस जगह पर हम खड़े हैं, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस गाड़ियां खड़ी हैं, एक नहीं सर, हम आपको दिखाना चाहेंगे। जी, ये एम्बुलेंस गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये एक एक नहीं एम्बुलेंस गाड़ियां, हम वही मौके पहुंच फुल रहे हैं। स्क्रीन पे इनको ले ये आइए देखिए आदर्श को। जी जी, ये देखिए एम्बुलेंस गाड़ियां खड़ी, एक नहीं है। अब आप यहाँ से गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर करीब 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पे एम्बुलेंस गाड़ियां खराब और डैमेज खड़ी हैं, जो 1 साल से ऊपर खड़ी हैं। और यहाँ पर जो है दावा किया जाता है कि मरीजों के लिए एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, लेकिन तो अगर अब देखने की समझ बात में हम आया, करें। अब समझ जी में जी आया ना, अब पोल खुल गई स्वास्थ्य विभाग की। अब समझ में आया कि कॉल करो तो एक कॉल पे एम्बुलेंस क्यों नहीं आ रही है। भाई एम्बुलेंस तो कंडम हालत में यहाँ खड़ी है जी ना, जी कंडम हालत में खड़ी है, वो बता दिए। ये 9 बजे 9 रिपोर्ट की खबर होगी, सुन लीजिए, अभी यहां से इस खबर को कर जी दीजिए आदर्श, इस खबर को अभी कर जी दीजिए, ये जी दिखाते हुए बोलिए कि ये जितनी भी बसें एम्बुलेंस है इनके बारे में बताते हुए शुरू कीजिए कि मैं अमुक जगह पे खड़ा हूं, यहाँ एम्बुलेंस इतनी खड़ी है, और अगर आपके पास डेटा हो तो कब कहां कितने कॉल पे नहीं आई एम्बुलेंस, वो बताते हुए एक बढ़िया स्टोरी तैयार कीजिए 1 मिनट की। थैंक यू सो मच। और आगे मैं संवाददाताओं से बातचीत नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि एक सीरीज आई थी, आपको याद होगा, द फैमिली मैन, हमारे सहयोगी प्रियांशु बात करेंगे, उसमें एक किरदार था जेके तलपड़े, उनसे एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत करेंगे, तो आगे रिपोर्टर से मैं बात नहीं कर पाऊंगा, सॉरी आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, नमस्कार, धन्यवाद।